अतिरिक्त अनुराग है मेरे प्रति। प्राचार्य श्रीमती लक्ष्मी उपाध्याय जी और उपस्थित विद्वान विदुषी शिक्षकों, श्री आर के डागा माहेश्वरी स्कूल में आना मेरे लिए हमेशा से ही प्रशंसा का विषय रहा है। भोजन करते समय मैं याद कर रहा था कि यहाँ आज श्री माहेश्वरी साहब ने अपने माताजी की स्मृति में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया था, तब मैं यहाँ संचालन करने आया था। और माहेश्वरी कॉलेज में हर वादविवाद प्रतियोगिता में मैं आता ही हूँ। अशोक डागा जी की वजह से भी और माहेश्वरी समाज से मेरा पारिवारिक संबंध होने की वजह से, नारायण बूथड़ा और दीपक बूथड़ा इन सबसे, हरेश नाडा से मैं लगभग माहेश्वरी ही हूँ। इसलिए इस महाविद्यालय में आना मेरे लिए हमेशा से आनंद का विषय है। नितिन भाई ने मुझे कल परसों फोन किया था, तो मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था और कल मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट वगैरह सब डिले हुई और मैं कल रात की बजाय आज सुबह आ पाया। तब नितिन भाई ने कहा था कि आपको 1 घंटे, तो मुझे स्वामी विवेकानंद का किस्सा याद आया। स्वामी जी जब शिकागो से लौट कर आए, जो उनका पूरा विश्व प्रसिद्ध भाषण है शून्य के ऊपर, भारत में बहुत सारी जगह उन्हें बुलाया जाने लगा, धर्म, विज्ञान, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म, इन विषयों पर बात करने के लिए। तो एक बार स्वामी जी के पास कुछ लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पर भाषण देना है। स्वामी जी ने पूछा कि कितने मिनट का देना है, कितनी देर बोलना है। तो आयोजक ने कहा कि 1 घंटा बोल दीजिए। स्वामी जी ने ठीक है, बताइए कब आना है। बोले आप पता है कब समय देते हैं? तो बोले आज शाम को ही आ जाता है। बोले शाम को तो नहीं, कल आ जाइए, कल सूचना वगैरह कर देंगे। वो जमाना व्हाट्सएप का, मोबाइल का था नहीं, सूचना करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो बोले कल आ जाए। कुछ दिनों बाद स्वामी जी के पास फिर कुछ दूसरे लोग आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको भारतीय संस्कृति पर एक व्याख्यान देना है। स्वामी जी ने वैसे ही पूछा कि भाई कितने घंटे, कितने समय बोलना है? तो बोले साहब कोई आधा घंटा। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो बोले साहब कब आएंगे आप? स्वामी जी ने कहा आधा घंटा बोलना है तो 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के बाद का कोई समय रख लीजिए। कुछ दिनों बाद फिर कोई तीसरी संस्था आई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको भारतीय संस्कृति पर बोलना है और लगभग 10-12 मिनट का भाषण देना है। तो आप बताइए कब आ सकते हो? तो उन्होंने कहा 3 महीने का समय दीजिए आप, 3 महीने बाद में आप आओ। एक शिष्य बैठा था, उसने कहा कि स्वामी जी 1 घंटा बोलना था, तो आपने कहा शाम को ही रख लीजिए। आधा घंटा बोलना था तो आपने कहा कि कोई 15-20 दिन बाद, और 15 मिनट के लिए आपने कहा। तो उन्होंने कहा जब बहुत बोलना होता है तो फिर कुछ बोलना नहीं होता। ठीक है, ये अभी रख लो, बोलना ही तो है। लेकिन जब थोड़ा बोलना होता है, बहुत सारगर्भित बोलना होता है, बहुत सोचकर बोलना होता है, मनन चिंतन के बाद बोलना होता है, तो समय लगता है, ध्यान लगता है। इसलिए मैंने कहा कि 3-1 महीने बाद बोलिए। मुझे अच्छा लगा कि नितिन ने कहा कि 1 घंटे बोल लेना। मैंने कहा ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं। मैं भी पूछ रहा था कि ये जो शिक्षक मेरे सामने है ये किस वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे बताया गया कि कक्षा 6 से 8वीं तक के, 12वीं तक के बच्चे। दरअसल में ये जो कॉलेज की शिक्षा प्रणाली है, जिसे हम नवीन शिक्षा नीति कह रहे हैं, ये तो चूचू का मुरब्बा। जिन्होंने बनाई है उन्हें भी समझ में नहीं आती, मुझ जैसे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी समझ में नहीं आएगी। बच्चों को तो क्या समझ में आती होगी और आएगी। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक है, दरअसल में वही सही मायने में शिक्षक है और विद्यार्थी को गढ़ने का, बनाने का, संवारने का काम भी वही करते हैं।
इसलिए बच्चों को अपने कॉलेज के प्रोफेसर याद हो या ना हो, लेकिन अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और खासकर मिडिल स्कूल के टीचर्स बहुत याद है। कॉलेज के टीचर्स को तो विभिन्न नामों से जानता है, बाद में उसके ओरिजिनल नाम टीचर्स के याद नहीं रहते। उनको याद रहता है कि अच्छा वो टकले से, वो पढ़ाते थे यार एक टकले से, अच्छा है क्या हुआ, आखिर तक उसको नाम याद नहीं है। लेकिन मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो उसके जीवन पर प्रभाव डालता है, उसके जीवन पर पूरा सांगोपांग प्रभाव डालता है। वो छोटे बच्चे तो कई बार अपने टीचर्स की नकल करते हैं। अगर आप देखें कि मॉन्टेसरी में जो बच्चे जाते हैं, नर्सरी में जो बच्चे जाते हैं, वो घर आकर टीचर बन के और अपनी मम्मी को और अपनी दादी को पढ़ाते हैं। और एक सर्वे हुआ था कि बच्चों से पूछा जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर छोटे बच्चे कहते हैं कि वो टीचर बनना चाहते हैं। बाद में बड़े होकर मायावी दुनिया में जब उलझ जाते हैं, तब फिर वो कॉर्पोरेट मैनेजर बनना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में अगर उनका कोई सपना होता है तो दो सपने उनके होते हैं। या तो सबसे ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि वो टीचर बनना चाहते हैं, और दूसरी चॉइस ये होती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लड़कियों। और उसकी वजह ये रहती है कि डॉक्टर आंटी जिस प्यार से उनको इंजेक्शन लगाती है ना, तो वो याद रहता है। उनको लगता है कि जब कोई मौका मिलेगा तो दुनिया को ऐसे ही इंजेक्शन चुकाना है। और इसलिए मुझे भी आज मैं जो कुछ भी हूं, और ये मौका है कि मैं हमारे चतुर्वेदी माट साहब को याद करूं। तो उस जमाने में माट साहब भी बोलते थे कि सर बहन जी, सर और मैडम का कल्चर नहीं आया था, माट साहब बहन जी, फिर बाद में दीदी बोलने लग गए थे। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ हूँ, जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा होकर मैं बात कर पा रहा हूँ, तो उसमें बहुत ही छोटा गांव है मेरा तलेन, जिला राजगढ़ ब्यावरा का। उसकी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला में पढ़ाने वाले चतुर्वेदी माट साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लगभग हर तीसरे दिन मेरी पिटाई की। बिल्कुल उनका हिंसा में विश्वास नहीं था, और कई बार तो बिना बात के मार दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि ठीक किया हूं, तभी इस मुकाम पर खड़ा। माट साहब ने अगर थोड़ी सी मुरब्बत कर ली होती तो आज ये बात नहीं बनता। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 1983 में नई दुनिया, उस समय मध्य प्रदेश का ही देश का सबसे बड़ा अखबार हुआ हिंदी का, और नई दुनिया में काम करना, हिंदी सीखना बहुत बड़ी बात होती थी। और ये लोग कहते थे कि अगर आपको हिंदी सीखना है तो नई दुनिया पढ़िए, रोज एक पेज उसकी नकल कीजिए किसी खबर की। तो जब 1983 में लगभग 14-15 साल की उम्र में मैं एक इंटरव्यू देने आया, प्रशिक्षु पत्रकार की पोस्ट निकाली थी नई दुनिया। अभय शल्लानी, राहुल बारपुते जी, रणवीर सक्सेना साहब इंटरव्यू लेने बैठे, और प्रशिक्षु पत्रकार की जो पोस्ट निकाली थी उसमें मैंने भी आवेदन किया था। मैं सिलेक्ट हुआ और मैं अपनी बुआ जी के साथ, जो मेरी शिक्षिका थी बुआ जी मेरी, उनके साथ में यहाँ इंटरव्यू देने आया। बाकायदा अभय शल्लानी जी, रणवीर सक्सेना, राहुल बारपुते जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी, स्पीकिंग इंग्लिश तुम्हारी कमजोर है, लेकिन तुम्हारा मेकिंग ऑफ सेंटेंस और ग्रामर अंग्रेजी की ठीक है। तो बाहर आकर पहली बार मुझे जिस शख्स की याद है, जिसको मैं मनी मन कई बार गालियां देता था पिटने पर, चतुर्वेदी माट साहब क्या रही जबरदस्ती मारते रहते और इतना मार देते। तो मैं नई दुनिया लाभचंद छल्लानी मार्ग से, जो मीता नर्सरी है, वहां से बाहर निकलकर मेरी भरी हुई पनीली आंखों से मैंने जिस शख्स को याद किया वो चतुर्वेदी माट साहब। मैंने मनी मन कहा कि सर ने अगर इतनी ठुकाई पिटाई नहीं की होती तो आज इतने बड़े लोगों से मुझे इतनी प्रशंसा नहीं मिलती। और मैंने उस समय टॉप किया, और मैंने गांव में आकर जब सर को ये बताया माट साहब को कि सर ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, सर मुझे लगा कि ये तो आपकी वजह से ही है। तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने आदत से कहा कि खाक अच्छी है, तुम्हें तो अभी बहुत सारा काम लिखना नहीं आता, तू क्या अभी तेरी हिंदी अच्छी हो गई, क्या ज्यादा ओवर जाना मेरा बच्चा, तब भी डांटा।
मुझे लगता है कि टीचर वही होता। अब मैं सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़ रहा था कि रमाकांत आचरेकर जो उनके गुरु थे, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बनाया, तो सचिन तेंदुलकर एक मैच में वो 5-5 मैच सचिन तेंदुलकर को एक ही दिन में खिलाते थे, अपने स्कूटर पे बिठा के ले आते थे, इस मैच में बैटिंग करवाई, फिर अगले मैच में बैटिंग करा लिया, उसको फील्डिंग नहीं करवाई। तो उन्होंने देखा कि एक दिन सचिन तेंदुलकर आया नहीं है और उन्होंने कहा कि वो केनिया नहीं आया, और केनिया बोलते थे, बोले केनिया नहीं आया, सर आज नहीं आया, हो गया हो कोई कारण से बीमार हो गया हो। तो दूसरे मैच देखने गए जहां उनका क्लब मैच खेल रहा था, तो उन्होंने देखा कि सचिन तेंदुलकर भीड़ में बैठकर, स्टेडियम में बैठकर बड़े खिलाड़ियों को, अपने क्लब के बड़े खिलाड़ियों को खेलता हुआ देख रहा है और तालियां बजा रहा है। और सचिन तेंदुलकर ने अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सबने तेजी से एक लपाड़ा दिया, बोले मैदान के बाहर बैठकर तालियां बजाना चाहते हो या मैदान में खेलते हुए लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो तय करो। और सचिन तेंदुलकर को लगा कि यही सही समय की, जब उन्होंने तय कर लिया और उसके बाद वो मैदान में खेलता था और पूरी दुनिया तालियां बजाती। अगर रमाकांत आचरेकर ने उस दिन सचिन तेंदुलकर को एक तमाचा ना मारा होता तो शायद क्रिकेट को अपना भगवान। टीचर की वो ताकत होती है कि वो बच्चे को भगवान बना सकता है। और इसलिए सचिन तेंदुलकर जब अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, रिटायरमेंट की घोषणा करने के बाद आखिरी मैच खेल रहे थे, आप सबने शायद जो क्रिकेट के प्रेमी उन्होंने देखा होगा कि स्टेडियम में व्हील चेयर पर एक वृद्ध को लाया गया था और सचिन तेंदुलकर उसकी व्हील चेयर धकाते हुए उनको लेकर आए। वो आचरेकर सर थे। और सचिन तेंदुलकर जब अपनी आखिरी पारी में आउट होकर आए तो बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे उन्होंने अपनी आखिरी पारी। तो पूरा स्टेडियम खड़ा था, लोग घरों में टीवी के सामने खड़े थे, पूरे विश्व में जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी आंखों में आंसू थे और लोग सचिन के लिए तालियां बजा रहे थे। और जब सचिन तेंदुलकर अपने टीचर के पास आए, अपने गुरु के पास आए और आकर उन्होंने पाँव पड़े, तो आचरेकर सर ने कहा कि तुमने बल्ला बहुत धीरे लाया, तुमको बल्ला ऐसे नहीं ऐसे लाना था, इसलिए तुम आउट हो गए। तुमको कई बार बताया कि इस तरह गलती मत किया करो और आगे गलती मत करना। तो तेंदुलकर ने कहा कि सर अब क्या, अब तो मुझे खेलना ही नहीं। तो आप देखिए कि टीचर की नजर वो होती है कि बच्चा अपनी आखिरी पारी खेल रहा है, लेकिन टीचर उसमें गलती देख रहा है, उसमें कमी देख रहा है कि इसमें क्या खूबी हो सकती है, क्या मेरा गलती मेरा शिष्य कर रहा है जो भविष्य में इसको नहीं करना चाहिए। ये टीचर का सेक्रीफाइस। और अगर टीचर में ये भावना है कि वो आखिर तक अपने बच्चे को सुधारना चाहता है, आखिर तक अपने बच्चे को करना चाहता है, तराशना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो टीचर। सिस्टम खराब हो गया है देश का। हम टीचर को खानसामा बना रहे हैं, रसोईया बना रहे हैं, दलिया बनवा के, और इतने सारे सरकारी सिस्टम में आप लोग यहाँ तो नहीं, लेकिन सरकारी सिस्टम में तो ये पता ही नहीं पड़ता कि शिक्षक संवर्ग क्रमांक 1 है कि संवर्ग क्रमांक 3 है, कि शिक्षक है कि गुरुजी है, गुरुजी है कि वो प्राध्यापक है, अध्यापक है, समझ में ही नहीं आता। भाई कुल मिला के जो पढ़ा है वो मास्टर, शिक्षक। लेकिन एक प्राचार्य ने मुझे कहा ट्राइबल एरिया के साहब हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हमारा कोर्स पूरा हो या ना हो, लेकिन मध्याह्न भोजन नियमित बनना चाहिए। अगर हम मध्याह्न भोजन नहीं बनाएंगे तो कलेक्टर साहब सस्पेंड कर देंगे, हमको नोटिस मिल जाए। तो अगर शिक्षक से हम खानसामे की अपेक्षा कर रहे हैं तो फिर हमें राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। शिक्षक कई बार शिकायत करते हैं, सरकारी शिक्षकों के साथ तो और भी बड़ी मुसीबत। उन्हें रैली के लिए बच्चे इकट्ठे करना है, उन्हें पशुओं की गिनती करना है, उन्हें आबादी की गिनती करना है, उन्हें पोलियो की दवाई पिलाना है, उन्हें जनगणना करना है। तो पढ़ाना कब? फिर हम कहते हैं कि हमारा शिक्षा का सिस्टम जो है वो क्रॉस्ट हो गया है, धड़धड़ा गया है, भरभरा के गिर गया है। ग्रामीण स्कूलों में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं,
5वीं तक के बच्चों को गिनती नहीं आती है, पारा खड़ी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है। कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि कलेक्टर साहब गए और उन्होंने जनवरी फरवरी लिखवाने की कोशिश की टीचर से, और टीचर जनवरी फरवरी में लिख पाया। तो ये इसलिए कि हमने सिस्टम को खाक कर दिया। कई बार लोग कहते हैं कि आजकल के विद्यार्थी राम लक्ष्मण कृष्ण जैसे विद्यार्थी, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। जो सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है भगवान कृष्ण, मैं उन्हें सबसे बड़ा टीचर मानता हूं पूरी दुनिया को, जिन्होंने शिक्षा दी, हर विषय की शिक्षा दी, यहां तक कि छल कपट माया मोह प्रपंच की भी शिक्षा दी। ऐसे भगवान कृष्ण को सांदीप ने शिक्षा दी। तो सांदीप जी कितने बड़े टीचर हैं। तो कहते हैं कि रामकृष्ण और लक्ष्मण जैसे विद्यार्थी नहीं होते। तो मैं भी कहता हूं कि आप भी विश्वामित्र वशिष्ठ और सांदीप जी जैसे टीचर कहां? पहले हम तो बने। हम जब सांदीप नहीं बनेंगे, हम जब राम बनेंगे, हम जब विश्वामित्र बनेंगे, वशिष्ठ बनेंगे, तो हमको राम और लक्ष्मण मिलेंगे। हम जिस तरह के टीचर हैं उस तरह के हमको विद्यार्थी मिल जाते हैं। किस टीचर की इस बात में रुचि है कि वो बच्चे के निजी तौर पर जाके समझे और समझने की कोशिश करे कि इसमें क्या कमी है और किस वजह से ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितने की इसमें संभावना है। कुछ टीचर होंगे जो ऐसा करते हैं। ज्यादातर की रुचि तो करिकुलम पूरा करने में, पाठ्यक्रम पूरा करने में, जो जिम्मेदारी दी गई है वो कर लूं। क्योंकि अगर मैंने कोर्स नहीं पढ़ाया, मैंने अगर पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया है, तो मैनेजमेंट मेरी बैंड बजा देगी। जहां सरकारी स्कूलों में एक अलग किस्म का दबाव है, वहां निजी स्कूलों में मैनेजमेंट का अलग किस्म का दबाव रहता है। मैं निजी स्कूल का, निजी कॉलेज का प्राध्यापक हूं और मैं हमेशा से कहता हूं कि टीचर को पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना, टीचर्स को कोर्स नहीं पढ़ाना। कोर्स पढ़ाना टीचर का काम ही नहीं है। ये कोई 20 बाय 30 का प्लाट थोड़ी है कि इसमें मकान बनाना है। शिक्षक को विषय पढ़ाना है, विषय समझाना है, सब्जेक्ट पढ़ाना है। लेकिन हमें कहा जाता है कि हम कोर्स पढ़ाएं, हमें कहा जाता है कि हम पाठ्यक्रम पूरा करें, हमें कहा जाता है कि हम यूनिट पढ़ा लें। लेकिन हमें पढ़ाना चाहिए विषय, क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, टीचर कोर्स पढ़ाते हैं, तो हम बच्चे को रट्टू तोता बनाते, हम मुझे परीक्षा में पास होने का गिमिक सिखाते। कैसे पास हो? ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, 3 बैठ जाएंगे, पास हो जाओ। सारी लड़ाई हम बच्चे के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि तुझे पास होना। सारी जद्दोजहद, सारा संघर्ष पास और फेल के बीच का। तो हम बच्चे को गिमिक सिखा रहे हैं कि कैसे तू पास हो सकता है। ये यूनिट पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये सवाल पढ़ ले, इसमें सवाल आएगी, पिछले 3 साल के पर्चे हल कर ले, छुड़ा ले। हर बार ये पूछा ही जाता है, हर बार ये क्यों पूछा जाता है, इसमें किसी की रुचि नहीं। विषय कोई नहीं पढ़ाना चाहता। संस्कृत का शब्द है स्नातक, जिसको आप अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कहते हैं, और स्नातक का अर्थ है संस्कारित होना। अब बताइए, स्नातक ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद कितने लोग संस्कारित होते हैं? संस्कार से उसका कोई संबंध ही नहीं होता। एक ऐसी डिग्री उसके पास होती है जो किसी काम की नहीं, कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन ग्रेजुएट और इसलिए
शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षक का उद्देश्य जो मूलभूत उद्देश्य है मेरे नजर में जो होना चाहिए कि हम विद्यार्थी को जिज्ञासु बनाए, हम विद्यार्थी को जिज्ञासु नहीं बनाए, हम विद्यार्थी को रट्टू बनाए। अगर किसी टीचर की कक्षा में बच्चा खड़ा होकर बिंदास भाव में हाथ उठाकर ये पूछ सकता है कि मैडम 2 और 2 4 क्यों होते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर है, जिसने अपने बच्चों को इतना स्पेस दिया है, इतनी आजादी दी है, इतनी प्रेरणा दी है कि बच्चा क्लास में खड़ा होकर पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है। और अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है तो टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को वो पूछने के लिए प्रेरित करे, जिज्ञासु बने। पास तो वो हो ही जाएगा। पास होना कोई बड़ा काम नहीं है, संसार की किसी भी परीक्षा में पास होना बड़ा काम नहीं है, हो ही जाता है। लेकिन उसमें सवाल करने की प्रवृत्ति जागे, प्रश्न पूछने की भावना जागे, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सवाल उसके मन में आए, तो आपको मानना चाहिए कि आपका शिक्षण, आपका अध्यापन सही दिशा में। उससे समझ में आता है कि स्कूल कोई ठीक नहीं, वरना स्कूल से बाहर जाने में इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल से घर भागने के लिए इतना खुश है, इतना उत्सुक है और इतना बढ़िया उत्साह कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि अभी भी स्कूलों में बहुत सुधार की जरूरत है, टीचर्स में बहुत सुधार की जरूरत है। और वो सुधार यही है कि हम जिज्ञासु नहीं बन पाए, हम उन्हें सवाल पूछने की प्रवृत्ति पैदा नहीं कर पाए। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जिज्ञासु बनाना। लोग कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानवान बनाना है, शिक्षा का उद्देश्य करियर बनाना है। ये सबसे मैं समझता हूं निकृष्ट जवाब। शिक्षा का रोजगार से कोई संबंध ही नहीं है, शिक्षा का करियर से कोई संबंध ही नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि हमने शिक्षा को करियर से जोड़ दिया। अगर उसकी इनकम 6 अंकों में हो गई, 2-3 लाख रुपए महीने की उसकी नौकरी लग गई, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई, कोई इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चला गया, हमको लगता है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, गजब का बच्चा है, वाह। जवाहर साहब की तो किस्मत बदल गई साहब, उनका लड़का एक अमेरिका में है, एक लड़का साहब कनाडा में है, वाह। ये सोशल स्टेटस हो गया। शिक्षा का संबंध करियर से है ही नहीं, शिक्षा का संबंध नॉलेज से। और दुर्भाग्य यह है कि हमने सूचनाओं को नॉलेज मान लिया। फलाने ने फलाने को हरा दिया, फलाने शहर में दंगा हो गया, फलानी दाल इतने भाव बिक रही है, फलाने, ये तमाम दीज आर इंफॉर्मेशन, ये सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम नॉलेज और सूचना में अंतर नहीं कर पाते। शिक्षा का उद्देश्य नॉलेज बढ़ाना, समझ बढ़ाना है, विजडम बढ़ाना है। विजडम कहां बढ़ा पा रहे? गुजरात के बहुत सारे धनी लोग मोहनदास गांधी के पास गए। गांधी जी के पास उन्होंने कहा कि हमने एक वृद्धाश्रम खोला है। बोले इसमें क्या होगा? बोले इसमें वृद्ध लोग रहेंगे। बोले कौन से वृद्ध रहेंगे? बोले जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं, माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे वृद्ध लोग उस वृद्धाश्रम में रहेंगे और उन वृद्धों के लिए पूरी सुविधा रहेगी, भोजन रहेगा, दवाइयाँ रहेंगी, योग रहेगा, म्यूजिक रहेगा, रात में भजन होंगे, खाना मिलेगा, 2-3 टाइम का नाश्ता मिलेगा, डॉक्टर सप्ताह में एक बार देखने आएगा। आधुनिकतम वृद्धाश्रम गुजरात के धनियों ने खोला है और बापू इसका उद्घाटन करने आपको आना।
महात्मा गांधी नाराज हो गए और लगभग झपटते हुए उन्होंने उन धनी वर्ग के, संपन्न वर्ग के लोगों को हटा दिया, वहां से भगा दिया साबरमती आश्रम से। उन्होंने कहा कि जिस दिन इस वृद्धाश्रम पर ताला लगाने की स्थिति बन जाए, जिस दिन आपको लगे कि इस वृद्धाश्रम पे ताला लगाना, उस दिन मुझे बुलाना, मैं खुद आकर ताला लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा समाज नहीं चाहिए जिसमें वृद्धाश्रम की जरूरत पड़े, ऐसा समाज नहीं चाहिए जिसमें जेल की जरूरत पड़े। तो जिन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने वृद्धाश्रम खोलकर कोई बहुत बड़ा काम किया है, वो आधुनिक शिक्षा की उपज थी। और गांधी ने कहा कि मैं ताला लगाने आऊंगा, ये विजडम है, ये बुद्धिमत्ता है। तो शिक्षा और बुद्धिमत्ता में अंतर है, और यह अंतर आज की शिक्षा व्यवस्था समझ नहीं पा रही। लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य बहुत ही बेकार शिक्षक, जिसके इतने महान पराक्रमी वीर शिष्य हो, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांडवों का तो जिक्र होता ही है, लेकिन बाकी जो कौरवों के भाई थे, दुर्योधन, दुशासन, वो भी योद्धा कोई कमजोर नहीं थे, कोई 19 योद्धा नहीं थे। उनका खल चरित्र सामने ज्यादा लाया गया, खलनायक वाला रोल ज्यादा सामने आया, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो वो भी अपने आप में बड़े भारी योद्धा। तो द्रोणाचार्य को तो सबसे बेस्ट शिक्षक का खिताब मिलना चाहिए, लेकिन कहा गया कि साहब वो तो बड़े बेकार थे, उन्होंने तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया। और एकलव्य ने तो उनसे ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, शिक्षा भी नहीं दी थी, फिर भी उनको लगा कि अर्जुन पे भारी पड़ रहा है और अर्जुन को ही जिताना है, अर्जुन को ही मेरिट में लाना है। दूसरा अपने अपने अपनी नापसंद का बच्चा मेरिट में आ जाए, ठीक नहीं लग रहा था। विश्वविद्यालय में से खेल बहुत होते हैं, आप क्या तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह खेल बहुत होते हैं कि अपने पसंदीदा बच्चे को मेरिट में लाया जाता है। तो उन्होंने कहा इसका अंगूठा काट दिया, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि द्रोणाचार्य ऐसे शिक्षक बने क्यों, महान आचार्य एक ट्यूशन खोर शिक्षक क्यों बन गया। जो परशुराम का शिष्य था, जो भीष्म पितामह का मित्र था और उनके साथ पढ़ने वाला था, वो कोचिंग क्लास चलाने वाला क्यों बन गया। तो द्रोणाचार्य की जो क्लास थी, जो गुरुकुल था, वो जस्ट लाइक कोचिंग क्लास, क्योंकि सारे राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ रहे थे, आदिवासी बच्चे को तो पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो दैट वाज ए कोचिंग क्लास। गीता भवन में जो कोचिंग क्लासेस चलती उस तरह की थी कोई कोचिंग क्लास। तो कोचिंग क्लास क्यों बन गया गुरु, किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। जब एक शिक्षक अपने भूख से बिलखते बच्चे को देखकर, उसकी पत्नी कहती है कि बच्चा भूखा है, दूध मांग रहा है, घर में दूध नहीं है, और आप इतने महान शिक्षक हैं और आप कहते हैं कि राजा ध्रुपद आपके मित्र हैं और एक युद्ध जीत कर आप आए थे, आपने उनकी जान बचाई थी और उन्होंने कहा था कि ये आधा राज्य तुम्हारा है, तो छोड़ो आधा राज्य, एक गाय तो ले आओ, एक गाय तो ले आओ, राज्यवाज में क्या धरा है, वो तो क्या तुम करोगे राज्य का, तुम पंडित आदमी, ब्राह्मण पढ़ाने वाले, तुम क्या राज संभालोगे। एक गो तो ले आओ, गाय तो ले आओ। पत्नी का बुलाना, भाई कितने बड़ा शिक्षा को, पत्नी का बुलाना तो पत्नी का ही होता है, कितने बड़ा आचार्य है। पत्नी डांटती है तो फिर वो अलग ही किस्म का एक मैटर हो जाता है। वो गए गाय मांगने, और जब उन्हें वहां अपमानित होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा राज दरबार में, राजकुल में, मित्र के द्वारा, और उनसे कहा गया कि तुम भीख मांगने आ गए हो, भिक्षा मांगने आ गए। इतना ज्ञानी आदमी, इतना हुनरमंद आदमी, इतना होनहार आदमी, इतना विद्यावान बुद्धिमान आदमी जब राजतंत्र के हाथों लज्जित होता है, राजतंत्र के हाथों अपमानित होता है, ठुकराया जाता है, और जब अपने घर अपने आश्रम आता है
वो देखता है कि पत्नी उसके बच्चे को बहलाने के लिए आटे को पानी में घोल कर पिला रही है, अश्वत्थामा। तो आचार्य द्रोणाचार्य कोचिंग क्लासेस के संचालक बन जाते हैं। उन्होंने कहा राजाओं के लड़कों को पढ़ाऊंगा और फीस लेकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि गुरु को बनाने की, गुरु को संभालने की जिम्मेदारी समाज की, और समाज को बनाने की जिम्मेदारी गुरु की। लेकिन जब समाज अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, गुरु की आवश्यकताओं की चिंता करना उसने बंद कर दिया, गुरु की जरूरतें क्या है ये सोचना समाज ने बंद कर दिया, तो गुरु ने भी बंद कर दिया कि समाज कैसा बन रहा है। तो आज की स्थिति यही है। आज समाज ने टीचर्स की चिंता करना बंद कर दिया, इसलिए टीचर्स ने भी समाज की चिंता करना बंद किया। और जो समाज इसलिए आज हमारे सामने बन रहा है कि 18-20 साल के लड़के अपनी दादी जैसी उम्र की महिला के गले से चेन छीन कर भाग जाते हैं। दुधमुही बच्चियों का जिस तरह से दैहिक शोषण होता, राजवाड़े पर कोई सोती हुई बच्ची को उठा के ले जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश में। तो इस समाज का पतन इसलिए हुआ है कि समाज ने शिक्षकों को सम्मान करना बंद कर, शिक्षकों की चिंता करनी बंद कर। इसलिए शिक्षक भी अब अपना कैरियर भी सोच रहे हैं और बच्चों के कैरियर के बारे में भी सोच रहे हैं। कोचिंग क्लासेस वाले तो विज्ञापन छापते ही थे, निकालते ही थे विज्ञापन कि देखिए हमारे इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए। स्कूल वाले भी विज्ञापन देते कितने प्रावीण्य सूची में हमारे बच्चे आए। लेकिन वो बच्चे जो प्रावीण्य सूची में नहीं आए, वो बच्चे जो मुश्किल पास हुए हैं, वो बच्चे जिसने जैसे तैसे विपरीत परिस्थितियों में अपनी परीक्षा दी और पास ही नहीं हो पाया है, रह गया है, उसकी कौन चिंता कर रहा है? कितने टीचर हैं जो फेल होने वाले बच्चों को कहते हैं कि हाँ ये मेरा विद्यार्थी था, ये इस बार थोड़े कम नंबर आए, पास नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार ये अच्छा करेगा। मैं इसके साथ 1 घंटे बैठकर बात करती हूँ, इसको समझने की कोशिश करती हूँ किस वजह से फेल हो गया, अगली बार मैं इसके लिए कोशिश करती हूँ कि ये कुछ आगे जाए। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं हम बना पाए, किसी भी स्कूल में नहीं। अभी आपका बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, UPSC में सिलेक्ट हो जाए, तो आप दिन भर में 10 बार ये बात बताएंगे कि वो मेरी बच्ची थी, हमारी स्टूडेंट रही है, वो तो हमने पढ़ाया, हमारी क्लास की थी, हमारे कॉलेज की थी, हमारे स्कूल की थी। हम उसको स्कूल में बुलाएंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जो बच्चा फेल हो गया है, कम नंबर लाया है, वो निराश है, हताश है, अकेला बैठा है, डिप्रेशन में है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और दूसरे दिन हमको अखबार में खबर मिलती है कि 10वीं का रिजल्ट खराब आने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। मेरे दिल कहीं ना कहीं कचोटता है कि इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। उससे बहुत खुशी में, बहुत गहमा गहमी में हमने उन बच्चों को बहुत अकेला छोड़ दिया जो सफल नहीं हो पाया। हमने उनसे बात ही नहीं की कि बेटा क्या ऐसा हो गया था, तुम तो अच्छे थे पढ़ने में, क्लास में अच्छा करते थे, क्या बात होगी, क्यों नहीं कर पाए? चलो कोई बात। अनुपम खेर जब 10वीं में फेल हुए, उनके पिताजी उनको रिजल्ट लेने गए। अनुपम खेर ने मुझे किस्सा सुनाया जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था भास्कर टीवी में। तो अनुपम खेर ने कहा कि मैं शिमला के एक स्कूल में जब 10वीं में फेल हो गया और मेरे पिताजी मेरा इंटरव्यू रिजल्ट लेने गए मेरे साथ, तो मैंने कहा कि अब तो पिताजी बहुत गुस्सा होंगे, मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन मेरे पिता स्कूल से निकले, उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, नंबर काफी अच्छे आए हैं, तुमने कोशिश तो की है, इन नंबरों को देखकर लगता है। उन्होंने मुझे एक आइसक्रीम खिलाई और जेब से पैसे निकाल कर कहा कि जाओ फिल्म देखता है, अगली बार इससे ज्यादा अच्छे नंबर लाएंगे। तो ये इस तरह की हौसले की, साहस की जरूरत होती है टीचर वो बच्चे को दे। ये क्या हम कर पा रहे हैं?
क्या हम बच्चों को उनके मनोभाव तक पहुंच पा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि जूनियर लेवल के टीचर्स याद रहते हैं, प्रोफेसर्स याद नहीं रहते। पर ये चिंता हमको करनी पड़ेगी। जो आजकल के बच्चे जो है वो विद्रोही हो रहे हैं, जो आजकल के बच्चे जो है उनमें एक किस्म का संतोष है, एक किस्म की उत्तेजना है, बहुत जल्दी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझना चाहते हैं, अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, अपने मोहल्ले वालों को। ये नई चुनौतियां हैं शिक्षकों के सामने। केवल कोर्स पढ़ा लेना, पाठ्यक्रम पूरा करा देना, सिलेबस पूरा करा लेना और 10 में से 2-3 मेरिट में आ गए तो अपनी पीठ थपथपा लेना, केवल टीचर का यही काम नहीं। बच्चों में जो जेनेटिकल चेंजेस आ रहे हैं आज, धैर्यवान नहीं है, बहुत जल्दी धैर्य खोते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सिगरेट पी रहे हैं, एंटी टोबैको डे है, मुझे कहना चाहिए ये बात। लड़के और लड़कियों को लेकर जो एक सोच में बदलाव आ रहा है, ये सारी भी आज के आधुनिक टीचर्स के सामने ये चुनौतियां हैं कि इन पर भी उसे काम करना होगा। वरना अभी तो दुनिया के बहुत सारे देशों में हो रहा है कि बच्चे बंदूकें लेकर स्कूल में आते हैं और धाए धाए करके 30, 35, 22 लोग मार डालते हैं। अमेरिका में ऐसी कई घटनाएं हुई, हॉलैंड में हुई, इंग्लैंड में हुई कि बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए। आज ही मैंने पढ़ा किस देश का, मैं भूल गया, कि वो उसका मोबाइल छीन लिया था तो उसने हॉस्टल में आग लगा दी, 22 बच्चियां मर गई, 30-35 घायल हुई है। 22 बच्चियां तो इतनी बुरी तरह से जल गई हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पाई, सिर्फ इस बात के लिए कि उसका मोबाइल छीन लिया और उसने पूरे हॉस्टल को जला डाला। टीचर्स के सामने ये नई चुनौतियां हैं। केवल पढ़ाने की चुनौती नहीं है, बच्चों के मनोभाव को समझना और उनके मनोविकार को दूर करना। आप कह सकते हैं कि भैया हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमारे पास तो 6 घंटे रहता, बाकी के 18 घंटे तो माँ बाप के साथ रहता। माँ बाप जाने भाई, हमारा काम है क्या? 12,000 रुपए में क्या क्या करवाओगे? है ना? नर्मदा जी कहाँ से निकलती है? उन्हें था हरिद्वार से निकलती। टीचर से पूछा था एक जिला शिक्षा अधिकारी, नर्मदा जी कहाँ से निकलती? उन्होंने कहा हरिद्वार से निकलती। तो यार मोदी बेवकूफ, आपको इतना भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा 20,000 रुपए पगार कर दो, हमारे कंटक से निकाल देंगे। 4,000 में तो हरिद्वार से निकले। तो आप कह सकते हैं कि सर ये हमारा काम थोड़ी है कि बच्चा एग्रेसिव क्यों हो रहा है, उसमें जेलस क्यों बढ़ रही है, वो संस्कारी क्यों नहीं है, वो बाहर किन के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सिगरेट पी रहा है, कितने समय मोबाइल पे गुजारता है। दिस इज नन ऑफ आवर जॉब। ये हमारा काम नहीं है। माँ बाप कह रहे हैं यार हमने पैदा किया वो देखें, हमसे हमारे बच्चे नहीं संभाल रहे, ये 40 बच्चे कहाँ संभालें? लेकिन ये नई चुनौतियां हैं, वरना फिर वैसे ही समाज बन जाएगा कि आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कोई बच्चा गन लेकर आएगा और घाय घाय कर देगा। टीचर भी मरते हैं, ऐसा थोड़ी कि बच्चे मरते हैं, एक आध गोली निशाने इधर हो जाता है, टीचर को भी लग जाती है। तो हमारी अपनी चिंता के लिए भी जरूरी है कि हम उनके मनोभाव को समझें, उनके मनोविकार को समझें। सिर्फ पाठ्यक्रम सब कुछ नहीं है। हम बच्चों में उत्साह पैदा नहीं कर पाते। ज्यादातर टीचर्स, मुझे याद है, ज्यादातर टीचर्स जो है वो डिप्रेशन, अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं, बहुत ही गधे, मूर्ख कहेंगे। ये बच्चे में डिप्रेशन हम डालते। टीचर जामवंत की तरह होना चाहिए। दुनिया का पहला मोटिवेटर, दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया की पहली मोटिवेशनल स्पीच
वो जामवंत की, वो किसी इंसान की नहीं, एक रीछ की। रामदल में चिंता है, पता तो पड़ गया है, सूचना मिल गई है, थोड़ी थोड़ी अंदाजा हुआ, मुखबिर हुई, इनपुट आया कि वैदेही जानवी सीता वहां है लंका में। अब जस्ट बस ये पता करके आना है कि लंका में किस जगह पर है, और रावण तक मैसेज पहुंचाना है कि भैया हमको पता पड़ गया है। कौन जाएगा, कौन करेगा? समुद्र के किनारे लोग बैठे हुए हैं। अंगद से कहा गया कि भाई तुम नौजवान हो, तुम चले जाओ। अंगद के बारे में कहा जाता था कि वो तो हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन जामवंत ने कहा कि ये नया लड़का है, नौजवान है, ये वहां जाके फैल जाएगा। उत्साह में ये रावण से डायरेक्ट भिड़ लेगा। इसके पिताजी की और रावण की पुरानी अंडस भी है थोड़ी सी, बाली की और रावण की पुरानी खुन्नस भी है। ये कहीं अपना निजी एजेंडा ना लागू कर दे लंका में जाके कि अच्छा पापा का तुमने अपमान किया था, पापा का बदला लेने आया हूं मैं। सीता जी एक तरफ रखी रह जाएंगी, ये अपना निजी एजेंडे पे काम करेगा। हमने कहा इसको रोको। ये टीचर है, ये लड़का टैलेंटेड है, मगर ये वहां जाकर भी गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ज्यादा टैलेंट होना भी गड़बड़ का काम है ना। ज्यादा बुद्धिमान, चाणक्य ने कहा कि नौकर, ड्राइवर, चालक ये बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, मूर्ख होना चाहिए। अपना ज्ञान लगाने लग जाए तकलीफ हो जाती। तो उन्होंने कहा हनुमान तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा साहब इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे लांघूंगा, मेरे बस का नहीं। अगर हम में से कोई होता वहां पर और हम जैसे कोई टीचर होते हैं, हाँ यार बहुत वास्तव बहुत बड़ा है, नहीं उड़ान पाएगा तूने, और तेरे से तो होगा ही नहीं, तूने नहीं बैठ गया। लेकिन जामवंत ने कहा कि नहीं, ओनली यू कैन डू इट, पवन पुत्र सिर्फ तुम ही कर सकते। ये एक जो वाक्य है ना, ओनली यू कैन डू इट, पवन पुत्र सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम में ही वो क्षमता है, तुम में ही वो सामर्थ्य है, तुम में ही वो ताकत है। और ये जो वाक्य है, उत्साह बढ़ाने वाले, मोटिवेशन देने वाले, प्रेरणा देने वाले, कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, तुम में ही वो सामर्थ्य क्षमता है। और हनुमान जी तैयार हो जाते। और उसके बाद सारा इतिहास हम सबको पता है। हनुमान जी वहां गए और क्या किया, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी से बड़ा मैनेजर कहा जाता है कि अगर मैनेजमेंट की स्किल अगर किसी में है तो या तो भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया आईटी के सेक्टर का। उन्हें सबके बारे में पता था कि किसमें क्या कमजोरियां और कौन कैसे मरेगा और कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किसके हाथ मरेगा, विधि क्या होगी, विधान क्या होगा, जगह क्या होगी। यही तो सूचना है, और सूचना का सही उपयोग कर लेना ही तो कला है। या फिर हनुमान के पास था कि ना अपनी रुई, ना अपनी बत्ती, ना अपनी आग, ना अपना तेल, अपने सिर्फ पूछ और पूरी लंका में आग लगा दी। दिस इज मैनेजमेंट। जिसके अपन नौकर हैं, जिसके अपन एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं भगवान राम के, उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा। सारा खर्चा रावण का है। तेल भी उसी की थी, बत्ती भी उसी की थी, आग भी उसी की थी, रुई भी उसी की थी, लेकिन जल गई लंका। इससे अच्छा कर्मचारी कौन होगा? मगर यहां हम सब में, टीचर में एक जामवंत होना चाहिए जो अपने विद्यार्थियों में उत्साह भर सके, जो अपने विद्यार्थियों में उनकी क्षमताओं का उनको भान करा सके कि यस यू कैन डू इट, तुम क्रैक कर सकते। बजाय उसके हम बच्चों में निराशा ज्यादा बोलते हैं। छोटा बच्चा खड़ा होकर कहे कि मैं जो है कलेक्टर बनना चाहता हूं। अरे तू कलेक्टर बनेगा, 3 का भाड़ा आता नहीं है तेरे को, बढ़ जा। वो जीवन में बेचारे को जो डिप्रेशन आपने कक्षा 3 में दिया है ना, वो 21 साल में यूपीएससी का फॉर्म भरते समय तक याद रहेगा।
उसको लगेगा कि यार वो टीचर ने पहले ही कह दिया, तब लिखे तू क्या बनेगा। तो इसलिए गाहे बगाहे, जाने अनजाने हम बच्चे को कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर देते, हमें पता नहीं रहता कि हमने उसको डिप्रेस कर दिया। दरअसल में टीचर के पास इतना समय नहीं है कि उसको सुन सके। हमारे अपने प्रेशर, घर का प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, ये कोर्स पूरा करने का प्रेशर है, बाहर आके वो जो 70-80 कॉपियां पड़ी है उनको जांचने का प्रेशर है, एनुअल फंक्शन कराने का प्रेशर है, प्रिंसिपल की अपनी किचकिच मचमच है, मैनेजमेंट का अपना मचमच है। होता ही मेरे साथ भी, सबके साथ। इस सबके बीच में किसके पास समय है कि वो बच्चे की परेशानियों को समझने की कोशिश करे। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा हो जाए, स्मूथ 40 मिनट की क्लास है, स्मूथली निपट जाए। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो तेरा भाग्य। कहा हमारे पढ़ाने से तू कलेक्टर बन जाने वाला है। हमको भी पता है ना हमारी क्षमताएं, प्रोफेसर को भी पता है ना उसकी लिमिटेशंस कि कितना है। तो इस सारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चे को संभालना और उसको संभालना और उसे जिज्ञासु बनाना, ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आप बहुत बड़ा काम करने का के लिए आप आए। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए चुना है। आप शिक्षक हैं इसलिए नहीं कि शिक्षक बन गए इसलिए शिक्षक नहीं, प्रभु ने आपको एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, एक बहुत बड़े मोटिव के लिए आपको एक दायित्व दिया है कि आप ऐसे अनेक लोग जिनको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, ना आत्मिक संबंध है, ना दैहिक संबंध है, ना वाचिक संबंध है, उन बच्चों को आप अपना 100% दे रहे हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो कॉफी डे शॉप वाले सज्जन जिन्होंने आत्महत्या कर ली कावेरी नदी में कूद, वो 4000 करोड़ के मालिक थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भारत के विदेश मंत्री रहे कृष्णा, उनके दामाद, नाम भूल रहा हूँ, गूगल करेगा तो नाम दिया जाएगा, कॉफी डे शॉप के मालिक। वो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत सारे टीचर्स बुलाए गए थे। उसमें वो गए अपनी सफलता की कहानी सुनाने, और उन्होंने बताया कि वो कॉफी डे शॉप उन्होंने कैसे शुरू किया और आज पूरी दुनिया भर में कॉफी डे शॉप की दुकानें हैं और उनकी कॉफी इतनी लोकप्रिय है। और एक कॉफी उनकी जो है वो 120 रुपए से शुरू होती है और 700-800 रुपए तक की एक कॉफी का कप मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक टीचर ने पूछा उनसे कि साहब भैया आपकी कॉफी इतनी मशहूर है, इसकी क्या बात है? और उसके पहले उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि भाई आप लोग क्या, टीचर्स का काम क्या है? बच्चे आए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, रेट आया, पता है कि आप लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर। तो एक टीचर ने पूछा, वो ग्रामीण इलाके से टीचर था, बहुत छोटा, सरकारी स्कूल का। उसने कहा सर आपकी कॉफी की इतनी बढ़िया क्वालिटी, इसकी खास वजह क्या है जो दुनिया की दूसरी कॉफी में वो मजा नहीं आता जो आपकी कॉफी में आता? तो उन्होंने कहा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा बीज सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन ऑफ सीड, वो बहुत जबरदस्त है। एक भी बीज अगर खराब आ जाए तो हम फेंक देते। कॉफी को हम जो सिलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत ही एकदम एक्स्ट्रा क्वालिटी, और उसमें कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आला दर्जे का 100% नहीं साहब, 1000% अच्छा बीज होगा तो कॉफी में आएगा, अदरवाइज नो, सवाल ही नहीं उठता।
टीचर ने कहा साहब यही तो अंतर है आपको और हमारे बीच। आप जरा सा भी बीच में कमी है 1000%, 999 को भी आप सिलेक्ट नहीं करते। मेरे यहाँ तो कैसा भी आ जाए, गधा घोड़ा खच्चर, मैं उस बीज को लेता हूं और उसे अच्छी कॉफी बनाने की कोशिश करता हूं। मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, बना पाऊं ना बना पाऊं, वो अलग बात है, मैं कोशिश तो करता हूं। उस सड़े खराब बीज को जिसको आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो बीज मेरी कक्षा में आता है, मैं उसको भगाता नहीं हूं, उसको हटाता नहीं हूं, धिक्कारता नहीं हूं, उसको अच्छी कॉफी बनाने की कोशिश करता हूं। कई बार वो आपके लेवल की कॉफी नहीं बन पाता, मगर थोड़ी अच्छी कॉफी तो बनती है। यही अंतर है मेरे और आपके। भाई आप क्या कट ऑफ आता है 92%, 94%, 89%, 90%। इसका मतलब ये है कि जो लड़का 75 नंबर लाया है, 88 नंबर लाया है, वो आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा उसको। आपके कॉलेज में उसी लड़के को एडमिशन मिलेगा जिसके 92% है। तो 92% वाले को आप पढ़ा के कौन सा तीर मार लेते हैं? वो तो 92 लेकर आया ही है। आपने और मेहनत की तो 94 हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे, 5 नंबर ही बढ़ेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे। मेरे कहा मैं पढ़ाता हूँ 33, 34, 35, 38 के विद्यार्थी जो 38% लेके आता है, 33% लेके आता है। मेरे यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है कितने परसेंट लेके आ जा बेटे, तू तो एडमिशन ले ले, देख लेंगे बाद में। और उस 33 नंबर लाने वाले को मैं 45 तक, 55 तक, 65 तक, कई बार 75 तक ले जाता हूँ। तो बड़ा टीचर मैं हूँ, ये मैंने कहा था। तो सब लोग वहां पे मेरे विरोध में खड़े हो गए, तो बोले आप भेदभाव कर रहे हैं टीचर से। मैंने कहा ये सच्चाई। 92% के बच्चे को अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट पे एडमिशन देकर इतरा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मजा तो तब है कि जब 32% के विद्यार्थी को 92 तक पहुंचे। टीचर का काम ये रिजेक्शन हमारे यहाँ ज्यादा है, और मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में जो रिजेक्शन है इसको दूर करना चाहिए। जिसके 60% आए उस पर ध्यान देने की जरूरत है, आप देते ही हैं। लेकिन जो 16% वाला है, अगर उसको आप 46 तक ले आएंगे तो आप सही मायने में सच्चे टीचर हो। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।